ग्रीटिंग्स एवरीवन, ये हमारा यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का 8th डे है और हमेशा की तरह आज भी हम चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेकिन हम लेक्चर शुरू करने के पहले आपको बता दें कि ये वीडियो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर देख रहे हैं और आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ये पेड कोर्सेज ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपको सभी के सभी पीडीएफ दे दी जाएंगी, इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है और साथ साथ हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी घर बैठे रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप ये इन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे आज के क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पेपर नंबर 1 से है और क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनलिज्म, क्रिटिकली एनालाइज इट्स रोल इन इंडिया। ठीक है, आप क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं और भारत में इसकी भूमिका पर विश्लेषण करें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आखिर रीजनलिज्म होता क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जैसे रीजनलिज्म, क्योंकि ये किसी रीजन से रिलेटेड है, मतलब कि किसी क्षेत्र से रिलेटेड है। तो अगर किसी क्षेत्र से अगर किसी का अधिक लगाव होता है, अधिक निकटता होती है या फिर उसके अधिक अधिक उसकी जो उसकी जो भावनाएं जुड़ी होती हैं उसको हम पूरा कहते हैं रीजनलिज्म। ठीक है, तो किसी विशेष क्षेत्र के प्रति निकटता या भावनाओं को जगाना को हम कहते हैं रीजनलिज्म। ठीक है, तो ये किसी जो भी क्षेत्र है, जो भी आपके आसपास का क्षेत्र है जहाँ आप पैदा हुए हैं, या फिर ये इसका कोई भी आधार हो सकता है कि उस क्षेत्र से या फिर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, उस पर्टिकुलर कल्चर से, मतलब कि किसी भाषा से या फिर किसी संस्कृति से भी आपका जो अगर कोई बहुत ही विशेष लगाव है क्योंकि आप पर पैदा हुए हैं या फिर किसी और अन्य कारण से, तो हम उसको कहते हैं क्षेत्रवाद या फिर रीजनलिज्म। ठीक है, तो एक क्षेत्र के लिए अत्यधिक लगाव, प्यार और वफादारी को भी हम रीजनलिज्म कहते हैं। अगर हम डब्ल्यू.पी. स्कॉट जी की बात करें तो उन्होंने कहा है मनुष्य और उसके तत्कालिक भौतिक वातावरण के बीच के संबंध को ही हम रीजनलिज्म कहते हैं। कि जो भी अगर कोई व्यक्ति है और उसके आसपास का जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, या फिर वो जहाँ पर रह रहा है उस पूरे जो फिजिकल स्पेस है या फिर रीजन है, स्टेट है, उससे अगर उसका बहुत ज़्यादा, उससे उसका जो क्या संबंध है, उससे उसका रिलेशनशिप है वो कैसा है, अगर वो बहुत ज़्यादा, अगर उससे बहुत ज़्यादा फेथफुल है वहाँ से, या फिर उसका अत्यधिक उसके लगाव है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम रीजनलिज्म कहेंगे या फिर हम क्षेत्रवाद कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की पृथक पृथक अस्तित्व की खोज करता है, मतलब कि एक अलग अस्तित्व उसका खोजता है और इसके कोई भी कारण हो सकता है। क्या क्या कारण है, जैसे धार्मिक कारण हो सकता है, या फिर आर्थिक कारण हो सकता है, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कारण हो सकता है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है जिसमें कि जो कोई भी इंसान है वो अपने उस क्षेत्र का, ठीक है, उसकी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश करता है और ये किसी क्षेत्र के विभाजन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, वो राजनीतिक हो सकता है, प्रशासनिक हो सकता है, सांस्कृतिक या फिर भाषाई आधार पर। जैसा कि हमने देखा था कि 1953 में सबसे पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे एक स्टेट का, राज्य का गठन किया गया था और वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाषाई आधार पर जो है किसी राज्य को एक अलग आइडेंटिटी जो थी वो प्रदान की गई थी। इसी तरह प्रशासनिक आधार पर भी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसका बाइफिकेशन कर दिया जाता है ताकि वहाँ पे जो भी प्रशासनिक कार्य है उसको और सुदृढ़ बनाया जा सके। जैसे कि उत्तर प्रदेश को बांटा गया था, का विभाजन किया गया था, उत्तर प्रदेश को से निकाला गया था उत्तराखंड को। इसी तरीके से झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बनाया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है उसको और अच्छा बनाया जा सके। तो इसका कोई भी आधार हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो रीजनलिज्म का, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में भी हम देखेंगे और नेगेटिव सेंस में भी देखेंगे। तो अगर हम सकारात्मक सेंस में देखें तो किसी की संस्कृति, तत्काल पर्यावरण, मतलब कि इमीडिएट एनवायरनमेंट, भाषा, क्षेत्र आदि के लिए प्यार जो होता है इसको हम सकारात्मक सेंस में लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो है अपने क्षेत्र से, अपने जो उनकी भाषा है, उनका कल्चर है, उससे जो लगाव होता है ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही नेचुरल है, स्वाभाविक सा है। तो ये जो है ये पूरा एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, जो भी व्यक्ति है उसका जो अगर किसी का जो लगाव है किसी की तरफ तो ये एक स्वाभाविक है। इसके बाद ये भाईचारे की हमारी भावना को दिखाता है। ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड हमें देता है, क्योंकि जैसे कि अगर हमने देखा है कि अगर हम कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कुछ लोग पढ़ने गए हैं वहाँ पर
लंदन में, तो वहाँ पे अगर इंडिया का उनको कोई मिलता है तो उनके पास उनकी जो है एक बॉन्डिंग जो है वो अलग सी बन जाती है। तो ये भी जो ये हमारी ब्रदरहुड भाईचारे को हमें दिखाता है, एक वननेस को दिखाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ से हम ये तो विदेश की बात हो गई, ठीक है। अगर हम यहाँ से जाते हैं बैंगलोर, तो अगर वहाँ पे अगर आपको कोई उत्तर प्रदेश का मिलता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपकी उनके साथ एक अलग सी बॉन्डिंग बन जाएगी। आप उनसे और ज़्यादा बात करेंगे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ रहते हैं, और उनकी आप अलग से बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। तो ये एक भाईचारे और एक वननेस को दिखाता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंस में बात करें तो ये क्या होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए जब बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक प्यार होता है तो वहाँ पे उनके जो अंदर होता है, कई बार जो दूसरे क्षेत्र के लिए दूसरे क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके लिए जो है वो बहुत ही नकारात्मक फीलिंग होती है। फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनको लगता है कि हमसे आगे कौन जा सकता है। तो ये जो है ये हम नेगेटिव सेंस में बात करेंगे। ये जो नेगेटिव रीजनलिज्म है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है किसी भी देश के यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, मतलब कि एकता और अखंडता के लिए जो है नेगेटिव सेंस में जो रीजनलिज्म है या क्षेत्रवाद है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये क्षेत्रीय समूह द्वारा राष्ट्र राज्य के लिए खतरा बन जाता है जो अपने विशेष अनुभागीय हितों के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने विशेष हित के लिए, अपने विशेष जो राज्य है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम कट्टर हो जाते हैं। तो ये जो है वो राष्ट्र हित के लिए वो अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे जो जैसे कि सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड की जाती है, जैसे बोडोलैंड, गोरखालैंड है, या फिर कई बार डिमांड की जाती है कि इंडिया से पृथक ही हो जाने की, इंडिया से अलग हो जाने की। तो ये सब जो है ये हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है बहुत बड़ा खतरा है, और इसलिए हम इसको जो है ये जो क्षेत्रवाद है ये इसको हम नेगेटिव सेंस में या फिर नकारात्मक सोच में इसको हम रखते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है या फिर इसका रोल क्या है। तो अगर हम बात करें सोशल रोल की या फिर सामाजिक प्रभाव की, तो उसमें हम देखते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र और उसके लोगों के विकास और कल्याण का इसमें हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं अपने क्षेत्र को लेकर, कि यहाँ पे जो उनका जो क्षेत्र है उसको भी डेवलप होना चाहिए। तो अगर लोग जागरूक होंगे तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र का वहाँ डेवलपमेंट भी होता है, और उस डेवलपमेंट से जो वहाँ के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, जिससे कि उनका भी कल्याण होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र और उसके लोगों का विकास और कल्याण में बहुत ज़्यादा काम करता है ये क्षेत्रवाद। इसके बाद हम जैसे कि हमने बात की है, एकता की भावना हमें देता है, सेंस ऑफ वननेस है। इसके बाद जो है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज की हम बात करेंगे। तो ये कल्चरल हेरिटेज जो है उसको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में हम बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि अपने क्षेत्र में, अपने रीजन में बाहरी के जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कल्चर है, उनकी जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा खतरा होगा अगर बाहर से लोग इंटरफेयर करेंगे। तो उनके जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है उस पर बहुत ज़्यादा खतरा होगा। तो ये जो क्षेत्रवाद है ये कल्चरल हेरिटेज को भी, कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद बात करें, जैसे कि हमने बात की कि एक देश की एकता और अखंडता के लिए भी ये खतरा है। और कई बार हमने जैसे कि मास मोबिलाइजेशन देखा है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ जाते हैं। वो एक नए अलग राज्य निर्माण की बात करते हैं, जैसे कि गोरखालैंड या फिर बोडोलैंड है, या फिर पृथक स्टेट की ही डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो है हमारी जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट की या फिर राजनीतिक प्रभाव की अगर हम देखें तो कि रीजनल की क्षेत्रवाद में कौन कौन से इसके पॉलिटिकल इफेक्ट हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं, जब ये राष्ट्रवाद की जो भावना होती है इससे बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पॉलिटिकल मतलब रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो राज्य है, उनका जो क्षेत्र है वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो अपनी वॉइसेस को उठाने के लिए वो लोग जो है अलग पार्टी बना लेते हैं, एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, ताकि उनका जो राज्य है वहाँ पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित हो।
इसी तरह जो वहाँ के रीजनल इश्यूज़ हैं या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। वो जो जितने भी वो रीजनल पार्टीज़ होती हैं वो अपने राज्य के अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाती हैं, सरकार तक पहुँचाती हैं, तो जो उनके क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है क्षेत्रवाद के थ्रू। ठीक है। इन्फ्लुएंसेस फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कुछ रीजनल पार्टीज़ होती है जिनका जो इनका उनका मतभेद होता है केंद्र सरकार से, और लेकिन जो है उनकी जो खुद की जो आइडियोलॉजी है वो केंद्र सरकार से नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो है केंद्र सरकार को जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करने में उसको प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि तमिलनाडु की वजह से, तमिलनाडु में जो द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। इसी तरह हम देखें अगर वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में क्या है, वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के जो सीएम है उनकी उनकी जो आइडियोलॉजी है वो केंद्र सरकार से बिल्कुल नहीं मिलती है, तो उनका जो पूरा जो उनका जो विज़न है लैंड बाउंड्री को लेके या फिर तिस्ता रिवर के वाटर शेयरिंग को लेके, तो उसके साथ जो है वो केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठता, जिसकी वजह से जो इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पे भी टेंशन हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है क्षेत्रवाद। इसके बाद थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे कि हमने बात की कि इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कि बहुत सारे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं, वो उनको उनको बहुत ज़्यादा जन्म देता है, जैसे कि नक्सलवाद है या फिर जम्मू एंड कश्मीर हम देखें जो मिलिटेंसी ग्रुप हैं वो उभर के आ रहे हैं। तो ये क्षेत्रवाद जो है इन्हीं का इस क्षेत्रवाद जो है इनका बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, जो इंडिया की जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है, अंतर्राज्य संघर्ष। हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे जो 2 स्टेट्स हैं या फिर 3 स्टेट्स हैं वो किसी रिवर के वाटर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है उनके बीच, रिवर वाटर डिस्प्यूट हमने देखने को मिला है, जैसे कि पेरियार रिवर है जिसमें कि तमिलनाडु और केरला के बीच में जो हम कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम महानदी की बात करें, महानदी रिवर की, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंटर रिवर डिस्प्यूट जो है या फिर क्षेत्रवाद की वजह से जो है हम कह सकते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर अंतर्राज्य संघर्ष हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की या फिर हम बात करेंगे आर्थिक प्रभाव की, तो ये जैसे कि हमने बात की कि क्षेत्र का विकास होता है क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो जागरूक होते हैं, वो अपनी जो वॉइस है वो सरकार तक पहुँचाते हैं कि उनके क्षेत्र में भी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, तो जिससे कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है क्षेत्र के विकास करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसी तरह हम देखते हैं अंतर क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है, रिड्यूसेस इंट्रा रीजनल इनइक्वालिटीज़। जब भी कोई आपका अपना राज्य समझते हो तो आप उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कल्याण के लिए काम करते हो, तो जिससे कि अगर किसी एक राज्य के अंदर ही बहुत सारे रीजन है, कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो पिछड़े होते हैं, कुछ होते हैं जहाँ पे कि सारी सुविधाएं होती हैं, वो बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें, ठीक है, तो जैसे हमने पीछे बात की थी कि सोनभद्र वाला जो इलाका है वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाया। तो जब वहाँ पर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं तो वहाँ पे अलग से कैपिटल सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, तो अगर अपना नहीं समझेंगे उस क्षेत्र को तो वहाँ पे जाहिर सी बात है डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए उनको अपना क्षेत्र हम समझ के, सोनभद्र इलाके को भी अपना क्षेत्र समझ के वहाँ पे भी डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी कैपिटल सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी दी जा रही है, तो जिससे कि वो रीजन भी डेवलप हो, जिससे कि जो हमारे जो यूपी के अंदर ही जो कई सारी असमानताएं हैं कई सारे रीजन को लेके, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम नकारात्मक इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें, आर्थिक प्रभाव देखें, तो हम देखते हैं कि कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होती है, क्योंकि जैसे कि हम देखें कि जहाँ पे नक्सलवादी एरिया है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, सड़क बनाना, रेल बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग जो
जो नक्सलवादी होते हैं, कई बार हमने देखा है रेल की पटरियाँ उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो इस जो कि हमारे जो पूरा जो हमारी नेशनल ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको बहुत हैम्पर करता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं। तो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें कि आगे की राह इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हमें संतुलित विकास करने की ज़रूरत है कि हम किसी भी रीजन का फेवर ना करें, किसी भी रीजन को लेके हम पार्शियल ना हो कि वहाँ पे हमें ज़्यादा विकास करना है और यहाँ पे कम विकास करना है। एक बैलेंस ग्रोथ हमें देखने को मिलनी चाहिए पूरे इंडिया में कि जो भी अगर पिछड़ा इलाका है तो उनके ऊपर ही हमें काम करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर ऐसी फीलिंग ना आए कि वो उनका राज्य है ही नहीं, इंडिया जो है वो उनका क्षेत्र नहीं है। तो उनको एक इंडिया में असिमिलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस रीजनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का विकेंद्रीकरण की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे लोकल अगर गवर्नमेंट होगी तो वो लोकल एरिया के जो नीड्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको समझेंगी और उसके लिए काम करेंगी। तो इसलिए अगर हम जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हाथ में अगर हम कुछ पावर दे दें तो उससे भी हम क्षेत्रवाद को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नीति आयोग ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, मतलब कि कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, जैसे कि नीति आयोग है जहाँ पे कि जितने भी सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो उसका पार्ट होते हैं और वो सब मिल के जो है पॉलिसी बनाते हैं और मिल के उनकी जो वॉइसेस हैं वो सब कुछ सुन के जो है नेशनल पॉलिसी जो है वो उसको बनाई जाती है। तो जिससे कि जो पूरा रीजन जो बैलेंस रीजनल ग्रोथ है वो हो सके, पूरे देश का विकास हो सके। इसी के साथ हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी देखते हैं, जो कि एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये रीजनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस पे भी हम देख सकते हैं। जैसे कि नीति आयोग है वो बहुत सारे जो है इंडेक्स निकाल रहा है। पिछले हमने कुछ वर्षों में देखा है कि ईज़ ऑफ डूइंग इंडेक्स है, जो कि कई राज्यों को लेके, मतलब सभी राज्यों को लेके निकाला जाता है, या फिर हेल्थ इंडेक्स है। तो उसमें देखा जाता है कौन से राज्य हैं जो टॉप पे हैं और कौन से राज्य जो हैं बॉटम में हैं। तो जो राज्य हैं वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और टॉप तक पहुंचने के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये एक रीजनलिज्म जो है, ये जो क्षेत्रवाद है, ये बहुत ही ज़्यादा, ये हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि ये अपने क्षेत्र को आगे लेके आना चाहते हैं, एक कंपटीशन की उनके अंदर भावना रहती है। ठीक है, तो नीति आयोग ने ये कदम उठाया, बहुत ही अच्छा कदम है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन सोशल एक्सपेंडिचर, सामाजिक व्यय में वृद्धि करेंगे तो भी जो हम बहुत हद तक ये जो क्षेत्रवाद के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, नकारात्मक प्रभाव है, उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो जाहिर सी बात है उनको लगेगा कि वो भी पूरे इंडिया का पार्ट है, ना कि किसी क्षेत्र के कारण वो उनको अलग किया जा रहा है या उनको अनदेखा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर लिया है रीजनलिज्म की। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज पीएम केयर्स फंड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पीएम नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, पीएम केयर्स फंड क्या है और ये पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से कैसे अलग है। तो अब हम इस पर चर्चा करेंगे, इस क्वेश्चन पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि पीएम केयर्स फंड है क्या, ठीक है, तो पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म क्या है, पहले हम उस पर बात करेंगे। ये है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस का मतलब है आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष। ठीक है, तो जो हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है पीएम केयर फंड को बनाने का ऐलान किया था, जिससे कि जो भी भारत में जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, उससे पैदा होने वाले जितने भी संकट हैं, उससे जो हम लड़ाई कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिल सके। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी जो लड़ाई है जिससे कि पूरा विश्व प्रभावित है, जिससे कि पूरा इंडिया प्रभावित है, तो ज़रूरी है कि हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और इस पूरे ये जो पूरा फंड है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि जो कोरोना से जो भी संकट फैला है इंडिया के ऊपर, उससे हम आसानी से लड़ सकें, उसकी लड़ाई को और हमें मजबूती मिल सके।
तो ये जो पीएम केयर्स फंड है, इसके नाम से एक पब्लिक ट्रस्ट बनाया गया है, ठीक है। ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट जो है उसको बनाया गया है। और इसको बनाया क्यों गया है? क्योंकि ताकि कोविड-19 महामारी से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य से इसको बनाया गया है। और साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में ऐसी कोई और भी स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे भी निपटने के लिए हम इस फंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दिस फंड विल कैटर टू सिमिलर डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन इफ दे अकर इन द टाइम्स अहेड, कि अगर आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम उससे भी लड़ने में इस फंड का यूज़ करेंगे। तो और इसके अब हम बात करेंगे कि इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके मेंबर्स देखें तो इसके मेंबर्स हैं, फिलहाल इसके मेंबर्स 4 हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ऑब्वियसली उसके अध्यक्ष होंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो इसके क्या हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पीएम केयर्स फंड है और जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, इसके बीच में अगर हम अंतर की बात करें तो वो क्या है, तो हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड है इसको जो है 2020 में स्थापना इसकी की गई थी। लेकिन जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी की गई थी 1948 में, ठीक है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। ये इसका बनाने का उद्देश्य है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन जब ये जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया था, उसका उद्देश्य था पाकिस्तान से जो विस्थापित हैं उनकी सहायता के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को बनाया गया था। इसके लिए अगर जैसे कि हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है वो और भी बहुत सारे उस नीड्स को केटर करता है, जैसे कि आने वाली किसी भी ऐसी स्थिति को अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस फंड को। और साथ साथ अगर हम जो जितने भी मेडिकल क्षेत्र से संबंधित कार्य हैं उसके लिए भी इसको उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे कि इस टाइम वेंटिलेटर्स को खरीदना है या फिर मास्क या फिर जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो प्रोवाइड कराने हैं डॉक्टर्स को, नर्सेस को, उनके लिए जो है इस फंड का यूज़ किया जा रहा है। वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड देखते हैं तो अगर वो जिस उद्देश्य से बनाया गया था उससे अब ये बहुत अधिक काम कर रहा है। जैसे कि अभी ये जितने भी अगर कहीं पे बाढ़ आती है, चक्रवात है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, अगर ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उससे निपटने के लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी अगर आपदाएं कुछ आती हैं और नॉर्मल टाइम्स में ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट है, लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट सर्जरी है, इन सब चीज़ के लिए भी पीएम नेशनल रिलीफ फंड का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीएम केयर्स फंड है इसमें छोटी सी छोटी रकम का दान भी दिया जा सकता है, ठीक है। वो 10 रुपये भी, और 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कुछ भी छोटी से छोटी रकम जो है उसमें दान दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में देखें तो इसमें न्यूनतम राशि कितनी है? 100 रुपये का ही दान उसके कम से कम दिया जा सकता है। अगर हम बात करें तो ये जो पीएम केयर्स फंड है इसमें विज्ञान के क्षेत्र से, स्वास्थ्य के क्षेत्र से, कानून या फिर सार्वजनिक कार्य आदि के क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है। लेकिन 1985 के बाद जब राजीव गांधी की सरकार आई उसके बाद जो है पीएम नेशनल रिलीफ फंड में जो है पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस द्वारा जो है ये नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं जितने भी निर्णय होते हैं पीएम केयर फंड के कि किसको कहाँ पे किस जगह फंड को एलोकेट करना है या फिर इसके बेनिफिशियरीज कौन से होंगे, तो उसका जो निर्णय होता है वो सामूहिक रूप से लिया जाता है मंत्रियों द्वारा और जितने भी उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में देखते हैं तो ये डिस्क्रिशन किसका होता है, विवेकाधिकार किसका है? वो प्राइम मिनिस्टर का है। वो जिसको समझता है कौन बेनिफिशियरी है, कहाँ पे एलोकेट करना चाहिए, ये सारा डिसीजन कौन लेता है? ये सारा डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद से लेता है। इसके बाद फंड का ऑडिट कौन करेगा, इस पर कोई भी चर्चा नहीं की गई है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के आगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में साफ साफ कहा गया है कि कैग द्वारा इसका ऑडिट जो है वो नहीं हो सकता है। इस दोनों अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों में कर से छूट मिलती है, टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं नेशनल रिलीफ फंड भी और पीएम केयर फंड भी। इसके बाद जितने भी अगर कोई कॉरपोरेट इसमें दान देता है तो उसको जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लिया जाएगा। ये दोनों में ही प्रोविज़न है, पीएम केयर फंड में भी और पीएम नेशनल रिलीफ फंड में भी।
तो अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो हैं पीएम केयर फंड पे आजकल जो है बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है अगर पहले से अगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड था तो नया बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि अगर हम देखें तो 16 दिसंबर, ठीक है, कि हम देखें तो 16 दिसंबर 2019 को, ठीक है, जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड है उसमें 3800 करोड़ रुपए जो हैं वो पहले से थे। तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। और इसमें ये भी सवाल उठता है कि क्या ये जो है ये आरटीआई के अंदर आएगा, ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये क्या ये जो है आरटीआई के अंदर इसको लाया जाएगा, या फिर हम देखते हैं कि जो इसमें और भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें किसी भी ऑपोजिशन या फिर सिविल सोसाइटी के किसी भी मेंबर को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, इसका ऑडिट कैसे होगा, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो ये बहुत सारे जो हैं इस पीएम केयर फंड पे जो है बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो भी जितने भी इंडिया में जितने भी पब्लिक ट्रस्ट हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गाइड होते हैं, जिसके अंदर सब कुछ उसमें बताना होता है कि इस जो पूरा जो ये जो ट्रस्ट है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये किस काम के लिए पैसा लिया जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कैसे हुआ। तो लेकिन जो पीएम केयर फंड है इसका कोई भी इन्होंने जो है कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, और इसमें जो है लोगों ने डोनेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कौन से पते पर हुआ, किस एड्रेस पर हुआ। तो ये सब इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी जो ट्रस्ट बनता है तो उसकी पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि ये किस तरीके से काम करेगा। लेकिन अभी तक जो पीएम केयर फंड है इसके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो इसलिए भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब पहले से ही प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड था, जिसके साथ कि हाँ, जिसके पूरी जो संरचना है वो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है, वो किस तरीके से काम करेगी, पूरी व्यवस्था बनी हुई है, तो उसके साथ काम करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी सवाल उठ रहे हैं इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी इसके मेंबर्स हैं वो खुद से ही जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उसको डिस्क्लोज़ करें, उसको एक वेबसाइट बना के उसको डिस्क्लोज़ करें, और जितने भी इस पर सवाल उठ रहे हैं उसको शांत करें, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। एमएसएमई सेक्टर का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड सजेस्ट मेजर्स टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर। भारत में एमएसएमई क्षेत्र की प्रासंगिकता पर चर्चा करें, एमएसएमई क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर एमएसएमई सेक्टर होता क्या है। तो अगर हम बात करें एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 पर, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में, तो उसने एमएसएमई को उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें कितना निवेश किया गया है, उसके आधार पर जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को विभाजित किया था या डिवाइड किया था। तो अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या फिर विनिर्माण इकाई की, तो उसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिनकी की लागत जो है 25 लाख तक की है। इस स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि जो है निवेश जो है 25 लाख से 5 करोड़ तक का किया गया है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि निवेश 5 से 10 करोड़ तक का किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें कि सेवाओं में या फिर सर्विसेज में कौन कौन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि 10 लाख तक का निवेश किया गया है। छोटे या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो हैं जिसमें कि 10 लाख टू 2 करोड़ तक की कैपिटल जो है वो लगी हुई है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि 2 से 5 करोड़ तक की कैपिटल का निवेश किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2018 में एक बिल लाया गया था जिसमें कि जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विसेज यूनिट के बीच जो अंतर है उसको ख़त्म करके सबके लिए एक ही क्राइटेरिया रखा गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिवाइड करने के लिए। तो माइक्रो यूनिट्स अब वो कहलाती हैं जिसमें कि जो है निवेश जो है 5 करोड़ तक का है, स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिसमें कि जो निवेश है वो 5 से 75 करोड़ तक का है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिसकी कैपिटल 75 से लेकर 250 करोड़ तक की है। तो ये हमने बात कर ली कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी रेलेवेंस क्या है या फिर इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, रोजगार सृजन में बहुत ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ये एमएसएमई सेक्टर जो है ऐसा सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद। अगर हम एनएसएस की बात 73rd राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की बात करें तो 2015-16 की, ठीक है? तो इसमें ये देखा गया है कि जो 11 करोड़ लोग जो है 11 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में जो है वो एम्प्लॉयड थे। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो ये जो पूरा ये जो एमएसएमई सेक्टर है रूरल अर्बन माइग्रेशन को चेक करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि 50% जो हैं एमएसएमई सेक्टर्स जो हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेज जो हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं। तो जब वहाँ पे अगर कोई यूनिट है अगर वहाँ पे लगाई जा रही है रूरल एरिया में, वहाँ के लोगों को वहीं रोज़गार मिल रहा है, तो वो वहाँ से जो है अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये अर्बन रूरल माइग्रेशन जो है उसको चेक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो शेयर है जीवीए में या फिर जीडीपी में वो बहुत ज़्यादा है, 31.8% का है। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मदद करती है। हम देखते हैं कि पूरे जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, उसमें इसकी 48.10% की हिस्सेदारी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है पूरे इंडिया का, ठीक है, उसमें इसकी हिस्सेदारी कितनी है? उसमें भी इसकी हिस्सेदारी जो है वो 48% की है। तो हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट को हमें बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा मदद करता है एमएसएमई सेक्टर। इसी के साथ साथ हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है विनिर्माण उत्पादन है उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो 34% की है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे बढ़ावा देता है? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि 50% जो है ये यूनिट जो है वो रूरल एरियाज़ में है, तो वहाँ पे अगर ये पिछड़े इलाके में है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार दे रही है, तो जिससे कि समावेशी विकास हो रहा है। जो पिछड़ा इलाका है वहाँ पे विकास हो रहा है। जो निचले तबके के लोग हैं वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट में या समावेशी विकास में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करता है, वित्तीय समावेशन में मदद करता है। वो कैसे? क्योंकि जब पिछड़े इलाकों में कहीं पे दूर दराज रूरल एरियाज़ में जब वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, वहाँ पे लोगों के पास पैसे आएंगे, तो जाहिर सी बात है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ को भी बैंकिंग सुविधाओं को भी लाभ उठाएंगे, तो जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंसिलरी इंडस्ट्रीज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए सहायक उद्योग। जो भी ये जो हमने बहुत कई बार दिखा है कि जितने भी जो एमएसएमई जो यूनिट है वो जो भी आउटपुट बना रही है, ठीक है, जो भी आउटपुट बना रही है, ये जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं वो एज रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कच्चे माल की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए सहायक इंडस्ट्रीज़ की तरह भी काम कर रही है। तो ये बहुत सारे हमने इसकी रेलेवेंस या फिर महत्व की बात कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके चैलेंजेस क्या हैं या फिर इस क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि इनको क्रेडिट मिलने में या फिर लोन मिलने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। केवल 40% लोन ही जो है वो इनको फॉर्मल सेक्टर से मिलते हैं, बाकी सारे जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से इनको जो है लोन लेना पड़ता है, या फिर अपने जो है अपनी जितने भी पैसे की जो ज़रूरत है उसको इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेके उनको पूरा करना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सेस टू मार्केट। इनके पास बाजार तक पहुँच नहीं है, रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मार्केट में इनकी पहुँच नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर एमएनसीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके साथ इनको बहुत ही ज़्यादा कम्पीट करना पड़ता है। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, ये बड़ी बड़ी तकनीकों पे काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, एमएसएमई सेक्टर हैं, इनके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत छोटे इकाई पे काम कर रही हैं। इनकी जो सामान की लागत आती है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से इनको जो कम्पीट करना पड़ रहा है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, इसमें उनको बहुत ज़्यादा चुनौती झेलनी पड़ती है। इसके बाद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर पाएँ। तो इसलिए इनको टेक्नोलॉजी के लिए भी इनकी तकनीक तक पहुँच भी नहीं है। अनस्किल्ड लेबर इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है, अकुशल मजदूर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है। एक्सेस टू रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कच्चे माल तक इनकी पहुँच नहीं है। कम्बरसम गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे जब भी कोई इकाई लगाई जाती है तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, तो उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके साथ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बात की 50% जो इकाइयाँ हैं वो कहाँ लगी हैं, वो रूरल सेक्टर्स में है, तो वहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीने का पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हैं, सड़कें नहीं हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें जो शहरों तक हैं उनको उनको वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते वो लोग। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उन्हें झेलनी पड़ती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो उठाए गए हैं सरकार द्वारा। तो अगर हम देखें तो 2018 में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम को लाया गया था। 2018 में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम को लाया गया था, जो कि 100 डेज़ के लिए 100 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गए जाते थे और वहाँ पे कौन कौन सी किस किस चीज़ का ज़्यादा पोटेंशियल है या फिर वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते थे, ताकि उनको जो है और फैसिलिटीज़ मिलें और वो अपनी जो इकाई है उसको और बेहतर बना सकें। तो इसके लिए जो है इसी के अंतर्गत जो है लोन पोर्टल जो है उसको भी लाया गया था, जिससे कि जो जितने भी एमएसएमई सेक्टर है उनको फॉर्मल तरीके से जो है उनको लोन उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके अंतर्गत जो है एक लोन पोर्टल जो है उसमें क्या है, 59 मिनट्स लोन पोर्टल है, जिसमें कि 1 करोड़ तक का लोन जो है किसी भी एमएसएमई सेक्टर को 59 मिनट्स के अंदर उपलब्ध कराया जा सकता है। अगर उसके पास सभी पेपर्स हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और अगर वो सभी क्राइटेरिया जो है उसको पूरा करता है, तो उसको 59 मिनट्स के अंदर अंदर ही उसे 1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके बाद इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जितनी भी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई सेक्टर हैं उनको अगर वो कोई भी लोन लेते हैं तो उनको जो है उनके इंटरेस्ट को जो है वो 2% तक माफ़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट है, गवर्नमेंट ने ई बाज़ार की शुरुआत की है, जिसमें कि 40,000 जो है एमएसएमई सेक्टर जो है ऑलरेडी जो है रजिस्टर कर चुके हैं, जो कि अपना सामान जो है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंपलसरी प्रोक्योरमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनिवार्य खरीद। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको बोला गया है कि उनकी जितनी भी ज़रूरत है, उनकी जितनी भी कच्चा माल की ज़रूरत है उसमें से वो 25% की जो खरीद करेंगे वो एमएसएमई सेक्टर से करेंगे, और इसमें से भी जो 3% जो है खरीद जो होनी चाहिए वो वुमेन एंटरप्राइजेस से होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे कि एंटरप्रेन्योर्स कौन है, वुमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जो है एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा दे सकते हैं, उनके माल की डिमांड को और बढ़ा सकते हैं, उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ा सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये मदद करता है किसी भी एमएसएमई सेक्टर की जो इकाई है उसको लोन दिलाने में। क्यों? अब वो अपना जो अगर उसको कहीं से कोई पैसा आने वाला था, वो अपना बिल दिखा के उसके अगेंस्ट जो है वो कहीं से भी किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड, इस तो सॉरी ये ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली, और टेक्नोलॉजी एक्विजिशन डेवलपमेंट फंड है, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास कोष। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो है ये नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड जो है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसके अंतर्गत जो है इसमें कहा गया है कि जितनी भी जो एमएसएमई सेक्टर है वहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए ये फंड जो है इसको बनाया गया था। तो ताकि जो एमएसएमई सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी जो अपग्रेड नहीं हो रही है, उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुँच नहीं है, उसको बनाया जा सके, इसलिए जो है इस फंड को बनाया गया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आरबीआई ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो है जितने भी एमएसएमई सेक्टर है उनको फॉर्मल तरीके से क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है ये जो स्टेप है ये आरबीआई द्वारा ही उठाया गया है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत इन एमएसएमई सेक्टर को लाया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फिक्स किया गया है कि जो कमर्शियल बैंक जितना भी लोन देता है उसमें से कुछ भाग जो है वो इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही देना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत जो है एमएसएमई सेक्टर को भी लाया गया है, जिसके अंतर्गत जो है
जितने भी कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनको जो है एमएसएमई सेक्टर को लोन उपलब्ध कराना होगा, कुछ हिस्सा जितना भी वो लोन उपलब्ध कराते हैं। इसी के साथ लैंड थ्रू एनबीएफसी, जो एनबीएफसी के माध्यम से भी जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं उसके उसके थ्रू भी जो है एमएसएमई सेक्टर को अनुमति दी गई है कि वो वहाँ से भी क्रेडिट या फिर लोन ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूके सिन्हा कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि यूके सिन्हा कमेटी बनाई गई थी कि एमएसएमई सेक्टर को कैसे और सुधारा जा सकता है। तो यूके सिन्हा कमेटी ने बहुत सारे जो है रिकमेंडेशंस दिए थे। अब एक नज़र हम उस रिकमेंडेशन पर डाल लेंगे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे हमें लेजिस्लेटिव चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एमएसएमई सेक्टर को और अच्छा करने के लिए विधायी परिवर्तन बहुत ज़्यादा करने चाहिए, जैसे लेबर रिफॉर्म्स है, कि इस तरीके से बहुत सारे जो है लेजिस्लेशन रिफॉर्म करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे का विकास करने की ज़रूरत है कि जो जहाँ पे भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे भी एमएसएमई सेक्टर है उनको और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको जो है 24 घंटे जो है बिजली को उपलब्ध कराया जाए। वहाँ पे सड़कें डेवलप की जाएँ, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हो, सैनिटेशन की फैसिलिटी हो। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि जो जितने भी बुनियादी ढांचे हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए, ताकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो गांव-गांव तक जो है अपनी पहुंच बना सके और वहाँ के लोगों को जो है वहाँ पे रोज़गार जो है प्रोवाइड करा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्षमता निर्माण पर बहुत ध्यान देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, कौशल विकास पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि जो जहाँ पे गांव पे लोग गांव में जो ये इकाइयाँ लगी हुई है वहाँ पे जो है वो और एफिशिएंट तरीके से जो है काम कर सकें, अगर वहाँ पे स्किल लेबर होंगे तो। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर तकनीकी उन्नयन पे हमें जोर देना ज़रूरी है। इम्प्रूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, पिछड़े और आगे के लिंकेज में सुधार करना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक यूनिट है एमएसएमई सेक्टर की, तो इसको रॉ मटेरियल कहाँ से आना है और जो इसका आउटपुट है ये कैसे बाजार तक जाएगा या फिर लार्ज इंडस्ट्रीज़ में कैसे इसके माल की खपत होगी, तो उसको जो बैकवर्ड लिंकेज है और जो फॉरवर्ड लिंकेज है इस पर सुधार लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ ज़रूरत है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज, जैसे कि हमने देखा कि केवल 40% ही जो इकाइयाँ ऐसी हैं जिनको कि फॉर्मल सोर्सेज से जो लोन मिलता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए और जितने भी एमएसएमई सेक्टर हैं उनको फॉर्मल तरीके से जो है लोन या फिर क्रेडिट जो है क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, क्रेडिट डिलीवरी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ऋण वितरण पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी यूके सिन्हा कमेटी की। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसको लाया गया था ताकि जो है एमएसएमई सेक्टर को और सुदृढ़ बनाया जा सके। तो अब एक चर्चा हम उस पर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रा योजना की, जिसके अंतर्गत कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन दिया जाता है, उनको रीफाइनेंस करने का इसमें प्रावधान दिया गया है, और वो भी स्पेशली उन यूनिट्स को जो कि एससी या एसटी द्वारा ओन किए जाते हैं। तो ये मुद्रा योजना लेके आई है सरकार, एमएसएमई संबंध लेके आई है। ठीक है, ये एक पोर्टल है जिससे कि जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं या फिर जो सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, तो उन्होंने कितना माल जो है एमएसएमई सेक्टर से प्रोक्योर किया, इस पे पूरा ट्रैक करने के लिए एमएसएमई संबंध जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ उद्यमी मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है सिडबी द्वारा। ठीक है, इसमें जो है उनको कैसे कहाँ से फॉर्मर क्रेडिट कहाँ से उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पर ध्यान देने के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल का जो है उसको लाया गया है सिडबी द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं स्फूर्ति योजना लेके आई गई है, रिवैम्ड स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इसके अंतर्गत जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको और जो आर्टिसंस हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के जितने भी जो आर्टिसंस हैं उनका एक क्लस्टर बना दिया गया है, जिससे कि उनको और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, उनकी मार्केट तक और ज़्यादा पहुंच बनाया जा सके, और साथ साथ उनके जो है स्किल्स में जो उनके इम्प्रूवमेंट करनी है उस पर भी ध्यान दिया जा सके। इसके लिए जो है स्फूर्ति प्रोग्राम लेके आई है सरकार। इसके बाद हम देखते हैं एक एस्पायर स्कीम है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर ध्यान देती है, एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान देती है और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। कैसे नए बिजनेस, कोई भी बिजनेस आइडिया है उसको कैसे हकीकत में लाया जा सकता है, इस पर ये काम करती है।
इसके बाद हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारा जो है लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया है। जैसे कि हम देखें तो 2018-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5.87 लाख लोगों को जो है एमएसएमई सेक्टर में रोज़गार उपलब्ध कराया गया था। इसी के बाद हम देखते हैं एक और जो स्कीम है वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर जो है उनको कोलेट्रल फ्री क्रेडिट जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। एक्सक्यूज मी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि एमएसएमई समाधान है, एक स्कीम लेके आई थी जिसमें कि एमएसएमई को जिसमें कि केस बाय केस एमएसएमई सेक्टर्स को या फिर एमएसएमई की जो इकाई है उसको देखा जाता है कि अगर कोई डिलेड पेमेंट है सेंट्रल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट द्वारा उनको कि डिले उनका जो पेमेंट है उसको डिले क्यों हो रहा है, तो इसके लिए एमएसएमई समाधान भी एक स्कीम लेके आई थी केंद्रीय सरकार। ठीक है, तो ये कुछ सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे, मेजर्स उठाए गए थे। इसके बाद हम और इसमें क्या कर सकते हैं, एक बार हम उस पर भी ध्यान दे देंगे। ठीक है, ये जो एमएसएमई सेक्टर है इनको ज़रूरत है कि इनको एकीकृत किया जाए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से, ताकि जो इनकी पहुंच है, जैसे कि हमने देखा एक्सपोर्ट में इनका बहुत बड़ा हाथ है, निर्यात में इनका बहुत बड़ा हाथ है, तो इसको और अच्छा करने के लिए, इसको और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसको ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, तब हम इसको जो है एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट हम दे सकते हैं। ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं जैसे कि एसोकैम है, ठीक है, तो इनको आगे आने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि ये जो है इनको एमएसएमई सेक्टर को का हाथ पकड़ें और इनको आगे की राह दिखाएं कि किस तरीके से इनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, किस तरीके से वो अपने पूरे बिजनेस को और इनोवेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं उनको भी आगे आना होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और स्किल डेवलपमेंट पे जो है ज़ोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर ज़ोर देना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी इस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको और अच्छा किया जाए, जहाँ कच्चा रोड है उनको पक्का रोड किया जाए, जहाँ बिजली 12 घंटे आती है वहाँ पे ज़रूरी है कि जो 18 घंटे 20 घंटे बिजली आए। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और जहाँ पर बिल्कुल भी सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है या फिर पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, सूचना प्रसार के लिए आईटी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक ट्रांसपेरेंट मैनर में पहुँच सके, एफिशिएंट मैनर में पहुँच सके, क्योंकि वेबसाइट जो है वो कहीं से भी कोई भी लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मास तक जो है, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेज में जो कि रूरल एरियाज़ में है वहाँ तक जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके कि किस चीज़ की जो है फॉरेन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उस पर काम करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलेगी, और इसी तरीके से हम एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा हम बेहतर बना सकते हैं। इनकी पहुँच बनाने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको, जैसे कि हमने बात की कि गवर्नमेंट का ई मार्केट है, इसी तरह हम इनको ई कॉमर्स के अंतर्गत और ज़्यादा हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि इनकी जो मार्केट की पहुंच है उसको हम बढ़ाया जा सके, तभी उनको एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली है एमएसएमई सेक्टर की। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका क्या तात्पर्य है, वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो अब हम बात करेंगे पूरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य किया है। इसके लिए जो है कंपनीज एक्ट 2013 को संशोधित किया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है,
तो बहुत तो जब भी कोई कॉरपोरेट या कंपनी काम करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम करती है, तो वहाँ से जो धुआं निकलता है उस इंडस्ट्री से, या फिर जो उससे जो वहाँ पे जो अगर कोई केमिकल्स यूज़ हो रहा है या फिर जो ऐसे जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं, तो उससे जो है वातावरण को, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इसमें कहा गया है कि कॉरपोरेट की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे कि वो अपने जो उसने जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया या फिर लोगों को उससे जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरे एक कॉरपोरेट इनिशिएटिव है जो कि एनवायरनमेंट के तो जिसमें कि कॉरपोरेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, एक तरीके से पूरी करने की कोशिश करती है जो भी उसने एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाई है। तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए लेके आया गया था। तो एक्चुअली में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें उसके अंतर्गत कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर उसका जो नेट प्रॉफिट होता है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है, तो उसको जो है अपने पिछले 3 साल के जो उसका जो नेट प्रॉफिट आया है, एवरेज प्रॉफिट आया है, उसका 2% जो है, कम से कम 2% जो है वो उसको स्पेंड करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। मतलब कि ऐसे किसी कार्य में उस पैसों को स्पेंड करना है जो कि जिससे कि जो है सोसाइटी को लाभ मिले। ठीक है, जो जैसे कि हम नाम से जान सकते हैं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो ये हमने बात की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये जितने भी अगर ये जो भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंतर्गत केवल इंडियन कंपनीज ही नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज भी आती हैं जो कि इंडिया में काम कर रही हैं। ठीक है, विदेशी कंपनियों के लिए भी ये लागू है। CSR हर जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको एक CSR कमेटी बनानी ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत 3 उसके निर्देशक होंगे, और अगर इसका कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है या गैर अनुपालन जो है वो एक दंडनीय अपराध है। तो ये हमने बात की है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जो लोग हैं वो अपने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक्टिविटीज़ जो हैं, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये जो जितना भी एक्ट है उसके शेड्यूल 7 में जो है स्पेसिफाई की गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें हम अगर बात करें तो इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड मैलन्यूट्रिशन, भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, जेंडर इनइक्वालिटी, स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए काम कर सकते हैं, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत में योगदान दे सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे बात की कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या फिर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो है वो अगर कोई भी कॉर्पोरेट उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसी के साथ स्लम एरिया डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी इस्लाम एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिवर क्लीनलीनेस, नदी की सफाई, जैसे कि बहुत सारा जो कॉर्पोरेट ने जो पैसा दिया है क्लीन गंगा मिशन के लिए, तो ये भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ही आता है। स्वच्छ भारत के अंतर्गत बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने, बहुत सारी कंपनियों ने जो है टॉयलेट बनाने का काम किया है, ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसी भी खेल को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी एरियाज़ हैं, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें कि जो कंपनीज़ हैं, कोई भी कॉर्पोरेट है वो उसमें पैसा लगा के जो है अपने जो है CSR को पूरा कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंस अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, जैसा कि हमने देखा था कि ये एजुकेशन को प्रमोट करता है, जेंडर इनइक्वालिटी को घटाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जो सामाजिक आर्थिक विषमताएँ हैं उसको कम करने में भी मदद करता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो जब वहाँ रूरल का विकास होगा तो वहाँ के जो लोग हैं उनका भी विकास होगा। तो जाहिर सी बात है जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं, जितनी भी विषमताएं हैं, उनको कम करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद रिड्यूसेस गवर्नमेंट्स बर्डन। ठीक है, जो सरकार का बर्डन है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो उसमें गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था कि वहाँ पे टॉयलेट्स बनाने हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज थी जिन्होंने टॉयलेट बनाए थे, जिससे कि गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो कम हुआ था। रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है कॉर्पोरेट ने, और क्लीन गंगा मिशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इस्लाम डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है।
तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का जो पूरा बर्डन है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट, स्लम डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम हो रहा है, स्पोर्ट्स एनकरेज करने के लिए काम हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे पूरे हमारे देश का ही विकास हो रहा है। तो इस तरह से देश के विकास करने में भी मदद करता है। सोशल डेवलपमेंट, जैसे कि हमने बात की हंगर मिटाने में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट करने के लिए, मातृ मृत्यु दर कम करने के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो इस तरीके से सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा काम किया गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, दूर दराज के इलाके जो बहुत ही पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया है कॉरपोरेट्स ने। जब भी कोई कॉरपोरेट अपनी कोई भी यूनिट लगाती है तो देखती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल उसको कहाँ से अच्छा मिल सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो जब वहाँ पे कोई यूनिट लगाती है तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करती है और वहाँ के लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इस तरीके से उसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर समावेशी विकास में भी मदद मिलती है। इसके बाद हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करने में हमें मदद मिलेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। अगर हम जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कुछ फंडिंग्स हो, बाकी कुछ जो है कंट्रीब्यूट करे गवर्नमेंट, तो जिससे कि हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है नो हंगर, नो पॉवर्टी। तो इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट्स ने काम किया है। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो इतनी भी कॉर्पोरेट्स है ये अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझती हैं कि जो भी उन्होंने कि अगर वो कुछ अगर वो केवल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं प्रोडक्ट्स को बना रही हैं, बल्कि जो उससे फ़ायदा हुआ है उससे वापस समाज को कुछ दे रही हैं। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी को दिखाता है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जब भी जैसे कि हमने देखा कि जो CSR कमेटी होगी उसमें 3 डायरेक्टर होंगे। तो ये जो है ये एक्सपर्ट्स, तो ये लोग बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा जितने भी अगर बाहर से भी कोई रिक्रूटमेंट करना पड़ता है एक्सपर्ट्स का, ताकि अच्छी से अच्छी पॉलिसी के अंतर्गत इनको कोई भी इनका कोई भी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव को अंजाम दिया जाए तो उसके लिए वो भी करते हैं। तो जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसका बहुत ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ होता है। जैसे कि हमने देखा है कि ITC जो है, ठीक है, ITC जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कि जो कि लेके आई है कौन सा उसका CSR इनिशिएटिव है ई-चौपाल। ठीक है, ई-चौपाल, जिसके अंतर्गत जो है वहाँ पे जो डिफरेंट जो गांव है वहाँ पर फार्मर्स को उनकी लोकल लैंग्वेज में जो ट्रेंड फार्मर्स होते हैं वो उनको सारी गाइडेंस देते हैं, उनको बताते हैं कि किस समय पे कौन सा क्रॉप लगाना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से पेस्टिसाइड्स यूज़ होने चाहिए, जिससे कि जो है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कॉरपोरेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हर किसी का एक कोई सकारात्मक पहलू है तो हर किसी चीज़ का एक नकारात्मक पहलू भी है। तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब हम एक नज़र उस पर भी डाल लेंगे कि कई बार हमने देखा है कि ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं, क्षेत्र विशेष होते हैं, कि जहाँ पर जो कंपनीज़ हैं वहाँ जहाँ यूनिट लगाने जा रही है तो उसी क्षेत्र का विकास होता है और क्षेत्र को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कंपनीज़ जो हैं 2014 के पहले 2% से ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना जो एक्सपेंडिचर था उसको घटा के 2% तक ही रख दिया। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी जो चुनौती हमें देखने को मिलती है, ये एक ऐसा आउटकम है जिसको कि किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज हैं जिसको कि यहाँ पे आने के लिए हतोत्साहित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जब उनको अपने प्रॉफिट का जो 2% जो है पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 2% जो है कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव पे अगर उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो डिस्करेज होंगे इंडिया में फैक्ट्रीज लगाने के लिए। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ठीक है, कई बार ये होता है कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी ऐसी कोई इम्प्लीमेंट एजेंसी नहीं है, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा हैम्पर होते हैं। नॉन कंप्लायंस विद द एक्ट, ऐसा देखा गया है कि 100 कंपनीज़ का सर्वे किया गया था जिसमें पाया गया कि 50% जो कंपनीज़ हैं वो CSR इनिशिएटिव में भाग उन्होंने आज तक लिया ही नहीं है। कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि इसे टैक्स इवेजन के रूप में यूज़ करती हैं, कुछ कंपनी इसे टैक्स कर चोरी के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। वो क्या करती हैं, वो फंड तो कहीं और ट्रांसफ़र कर देती हैं, फिर अपना
कमीशन काट के जो NGOs होता है वो जो है वापस से उनको कंपनीज़ को वापस कर देता है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज जो हैं वो टैक्स इवेजन के रूप में भी इसे यूज़ कर रही हैं। इस क्यूट इनिशिएटिव है, विषम पहल है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत ही कम क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इनको पैसा मिल रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है, या फिर प्रधानमंत्री NRF है, नेशनल रिलीफ फंड है, यहाँ पर तो लाइक 500 से 1000 करोड़ के ऊपर ही केवल जो है इनको इनमें कंट्रीब्यूट किया गया है कॉरपोरेट्स ने। लेकिन जो एंकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या फिर क्लीन गंगा फंड में बहुत ही ज़्यादा 0 से लेके 100 करोड़ तक ही का ही केवल इसमें कॉरपोरेट्स ने जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो एक ये बहुत ही विषम पहल है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जहाँ पे उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे कि उनको लगता है कि उनका फ़ायदा ज़्यादा है, वहीं पर वो जाके अपने ब्रांडिंग को जो है प्रमोट करते हैं। कई बार हमने देखा है कि ब्रांडिंग को प्रमोट करते हैं ताकि उनके कस्टमर बेस और बन सकें। तो ये एक एथिकल इशू है जो कि इससे रिलेटेड है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते, वो इसको एक पर्सनल गेन की तरह देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कई बार जो है कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और फॉरेस्ट को कट करते हैं, या फिर जो लैंड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, रिवर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, और उसके एवज में थोड़ा बहुत जो है क्या करते हैं, थोड़ा बहुत जो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो है थोड़ा बहुत जो है पैसा दे देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो पूरा है जो एक विषम पहल है, और इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ भी जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि जो एम्फेसिस है रूरल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है, ग्रामीण भारत के विकास पर हमें जोर देना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ रिसोर्स पूलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। कई इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जिसमें कि जो कि 1 साल या 2 साल में कंप्लीट नहीं हो सकते, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो है पैसे की ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी है कि रिसोर्स को पूल किया जाए। कई सारी कंपनीज मिलकर भी पूल कर सकती हैं, तो जिससे कि जो बड़ा इनिशिएटिव है उसको अंजाम देने में मदद मिल सके। इसी के साथ एम्फेसिस ऑन सोशल सेक्टर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जो ह्यूमन रिसोर्स है उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बिजनेस तभी फ्लरिश कर सकता है जबकि वहाँ पे जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो खुद से बहुत अच्छा हो। जब तक वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे तब तक वहाँ का बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सोशल सेक्टर पे काम करना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक क्षेत्र पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में काम करना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ में, सैनिटेशन में, इन सब क्षेत्रों में काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ की जो जनता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, पढ़ी लिखी हो, तभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज हैं वो फ्लरिश कर पाएंगी। इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि जो भी अनस्पेंट जितना भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाए, और उनको जो है फाइनेंशियल ईयर अगर ख़त्म होता है और कोई भी अमाउंट जो है वो अनस्पेंट रह जाता है, तो उसको 30 दिन के अंदर जो है वो अलग से या 6 महीने के अंदर अलग से उसको रखा जाए, और उसको आगे के वित्तीय वर्ष में जो है उसको यूज़ करके सामाजिक कल्याण में उसका यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात कर ली है पेपर 4 की भी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी। So that is all for now. Thank you so very much.